May I come in, sir? आइए Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए। Thank you, sir. सोशियोलॉजी से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। जी सर। सोशियोलॉजी की सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है उसकी? सर सामाजिक घटनाएं घटनाएं और ये समाज शास्त्र की विषय वस्तु केवल घटनाएं। सर सामाजिक घटनाएं और व्यक्ति अंतर्वैयक्तिक जो क्रियाएं होती हैं वह। सर यह एक विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव साइंस है जिसमें साथ ही सर सोसाइटी में घटने वाली सभी तरह की घटनाएं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, इन सब का अध्ययन किया जाता है इसमें। ह्यूमन रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं इसमें, मानवीय संबंध। सॉरी अभी सर, आपने कहा अंतर्वैयक्तिक जी सर, जो क्रिया है, इंटरपर्सनल। जी सर, इंटरपर्सनल रिलेशन तो हम लोग अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी तो जी सर, मानवीय जी संबंध सर। पढ़ा जाएगा, नहीं? जी तो क्या अंतर होगा इसमें? इसमें सर जो ऐसा जो व्यक्ति ऐसी घटनाएं जिनकी ऐसे व्यक्तिगत तौर पर जो घटनाएं होती हैं जिनसे सोशल इम्पैक्ट हो सकता है उनका, जैसे अगर समाज पर कोई प्रभाव पड़ता है, चाहे वो किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट। थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट। जी सर। क्या है ये? सर यह सामाजिक तथ्य का सिद्धांत इमाइल दुर्खीम द्वारा दिया गया था, जिसमें वो कहते हैं कि समाज में जो भी कुछ होता है एज इट इज उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे कौन कौन सी चीजें तथ्य में कहा दुर्खीम ने? जैसे सर अगर मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो सर जैसे धर्म है तो धर्म को जिस तरह से है उसी तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए। उसमें ये नहीं किया जा सकता कि क्या होना चाहिए था, उसमें जो है उसी के पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट का अध्ययन किया जाता है। दुर्खीम ने आत्महत्या का भी सिद्धांत दिया है। जी सर। तो जो फिनाइन होते हैं, सुना है, आत्मघाती दस्ते आतंकवादियों के, उनको एल्ट्रिस्टिक सुसाइड कह सकते हैं, परमार्थी आत्महत्या। सर एक उनको परार्थवादी जो, सर मेरे हिसाब से ये कहना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर जो परार्थवादी आत्महत्या होती है वो समाज के वेलफेयर या समाज के अच्छाई के लिए की जाती है, और ये सर आतंकवाद से संबंधित घटनाएं समाज के लिए हानिकारक ही होती हैं, चाहे किसी भी समाज में। अच्छा। उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, जी सर, उसकी दो तीन मुख्य विशेषताएं क्या है? सर उत्तर प्रदेश में जातिगत सामाजिक व्यवस्था है, जाति व्यवस्था। वो तो पूरे देश में है। मैं उत्तर प्रदेश की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता पूछ रहा हूँ, दो या तीन मुख्य। सर धार्मिक अस्तित्व एंड धार्मिक नगरों का विकास, शिक्षा का केंद्र, मैं इस रूप में इसे देखना चाहूंगा। जो नए लेजिस्लेशन आए हैं, जो उसमें क्राइम पे कुछ इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन जो हुआ है, कुछ बता सकते हैं? इम्पोर्टेंट कुछ मेन बातें, जब विमेन एंड चाइल्ड के जो क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन है, उस पे कोई कुछ याद है आपको? सर अभी जो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं ये सर जानना चाहूँगा कि ये जो CRPC IPC रिप्लेस किया गया है इस संबंध में? उसी के बारे में जो रिप्लेस नई जो न्याय संहिता आ रही है, उसमें क्या क्या अच्छे प्रावधान हैं, कुछ तो कुछ अगर आप जानते हैं तो बताएं। सर मैं सबसे पहले इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो इसमें एक प्रावधान ये है कि 18 वर्ष से कम आयु के साथ अगर कोई भी दुष्कर्म होता है तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, आजीवन कारावास का, अगर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ तो सर इसमें ये प्रावधान किया गया है। और सर महिलाओं या इनके प्रति जो भी कोई ऐसा कुकृत्य होता है तो उसको टॉलरेट नहीं करने का इसमें वो रखा गया है। सर ये जीरो FIR के बारे में सुना है आपने? जीरो FIR? जी सर सुना तो है लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे एक नई परिभाषा दी गई है, उसके बारे में कुछ सुना है? सही सर। ओके, अच्छा ये बताएं,
तो पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट में क्या फर्क है? पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट कौन है? सर जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एम्प्लॉय होते हैं वो उन्हें सिविल पब्लिक सर्वेंट है। सर्वेंट, जी सिविल सर्वेंट। और पब्लिक सर्वेंट कौन है? सिविल सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं? यस सर, सिविल सर्वेंट। सारे पब्लिक सर्वेंट सिविल सर्वेंट हैं? सर नहीं सर, ऐसा नहीं मानना उचित नहीं होगा। हाँ, इसका मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस है। जी सर। तो क्या डिफरेंस हो सकता है? सर पब्लिक सर्वेंट ऐसे होते हैं, जैसे एक एमएलए पब्लिक सर्वेंट है जी लेकिन वो सिविल सर्वेंट नहीं है। जी सर। क्यों नहीं है? क्योंकि वह लोगों द्वारा लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर चुनी हुई सरकार के या चुने जाते हैं, और जबकि सिविल सर्वेंट्स का जो होता है वो उनका इलेक्शन होता है, इनका सिलेक्शन होता है एक चयन प्रक्रिया के तहत योग्यता के आधार पर। ठीक। हॉबीज क्या क्या हैं आपके? सर बैडमिंटन खेलना हॉबी है। बैडमिंटन खेलना? जी सर। अरे वाह, क्रिकेट से इतना प्रभावित देश में बैडमिंटन के प्रति ये आकर्षण, क्या आपको लगता है कि साउथ ईस्ट एशिया में लोगों की बनावट कुछ ऐसी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फैशन है कि बैडमिंटन में वो काफी एक्सेल करते हैं? सर बैडमिंटन नॉर्थ, सर उसमें साउथ एक्चुअली मैं सॉरी सर, साउथ ईस्ट एशिया। जी सर। क्या कुछ स्वीटनेस का क्या है? मतलब शॉर्ट स्टेचर्ड है सारे, टॉल तो नहीं होते हैं। जी सर। फिर क्यों मतलब बैडमिंटन इतना पॉपुलर है सारे, सर चाइना, कोरिया? जी सर। सर बैडमिंटन में जो होता है उसमें क्विक रिफ्लेक्शन का ही कॉन्सेप्ट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप कितनी जल्दी शटल कॉक को टैकल कर सकते हैं, और मूवमेंट जो होती है उसमें वो मायने रखती है। इसीलिए वो टेबल टेनिस भी अच्छा खेलते हैं। जी सर। जबकि लॉन टेनिस में रिफ्लेक्सेस उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, एजिलिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो वहाँ वो उतना एक्सेल नहीं करते, ऐसा आपको लगता है? सर मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा। अच्छा जी सर। अगर आपको कहा जाए कि उत्तर प्रदेश को हिस्टोरिकली प्रेजेंट करें अर्लीस्ट टाइम से लेकर अभी तक, 2 मिनट स्टार्ट। सर उत्तर प्रदेश भारत के इतिहास के केंद्र में रहा है। प्राचीन इतिहास में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से पुरातात्विक स्थलों की खोज हुई है, जो कि सर प्रयागराज के आसपास या सोनभद्र के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और उसके साथ सर मध्यकाल में भी यह किस काल का है, जी किस सर। कालखंड की बात कर रहे हैं? प्राचीन तो बहुत मैं लंबा सर समय है। प्रागैतिहासिक काल में के स्थल प्रागैतिक पर, काल इतिहास की, जी अच्छा। प्रागैतिहासिक काल के कोई स्थल साइट्स में। बताएंगे? यस सर। जैसे यहाँ पर सर चौपानी है, चौपानी मांडो, जी सर। हम्म, और उसके साथ ही सर चंदौली में साइट है। हम्म। और सर सॉरी सर बस अभी इतना, और बाकी सर महादाह का नाम सुना है? जी सर, मादाहा, शराय नाहर एंड दमदमा, यहाँ से सर। ठीक है, आगे चलिए। सर और अगर हम आते हैं प्राचीन काल में, तो उसमें सर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर 16 महाजनपदों का कॉन्सेप्ट था, वहाँ से 8 यहाँ से उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जिनमें सर वज्जी हो गया, मल्ल हो गया एंड कौशल हो गया, और सर शूरसेन, ऐसे सर। और फिर अगर यहाँ और फिर आगे मध्यकाल में आते हैं तो मुगल शासन के दौरान भी यह केंद्र में रहा था। जैसे कि आगरा में उन्होंने स्थापत्य का निर्माण कराया था, और साथ ही इलाहाबाद में दीन इलाही धर्म का प्रचलन कराया था। साथ ही और सर अगर हम आधुनिक भारत में आते हैं तो 1857 की क्रांति में भी मेरठ से ही जो शुरू हुई थी, तो यूपी का अहम योगदान रहा था सर। और सर आजादी भूल गए? सर आज़ादी में भी योगदान तो रहा है सर। या आजादी को आप वर्तमान मानते हैं, इतिहास मानते ही नहीं? सर इतिहास है, लेकिन साथ ही वर्तमान भी हमारा है, तो वर्तमान भी है। जी सर। तो अगर मान लीजिए निवेशकों के समक्ष आपको उत्तर प्रदेश को रखना है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ निवेश, क्या निवेश समस्या भी है उत्तर प्रदेश की, या उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति की समस्याएं कहीं और हैं? सर अनेकों समस्याओं के तहत
उत्तर प्रदेश में निवेश की भी एक समस्या विद्यमान है, जिसके लिए सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, जिसमें भी 33.50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव मिला है। सर, इसमें निवेश की समस्या में ऐसा भी है कि जो पहले निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, अभी उनका पूर्णतः निवेश नहीं हुआ है। प्रस्ताव तो मिले हैं, लेकिन धरातल पर उनका अभी निवेश प्राप्त नहीं हो पाया है। साथ ही सर, यूपी की आर्थिक समृद्धि में और कमियां हैं, जैसे कि कौशल, युवाओं में कौशल का अभाव है। यूपी की जनसंख्या 21 करोड़ होने के बावजूद भी अभी स्किल डेवलपमेंट नहीं है, तो इंडस्ट्री कोई नहीं हो पा रही है सर। और एक सर, एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो है, इन्वॉल्वमेंट है यूथ का या फिर जनसंख्या का सर। इस वजह से भी मैं मानता हूँ। तो जनमानस में जो भ्रांतियां होती है, या हो सकता है सही बात भी हो, कि लोग खेती छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, क्या कारण रहता होगा? सर, एग्रीकल्चर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट होने के पीछे रीज़न ये है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी हैम्पर हुई है, उसमें कमी आ रही है। और सर, ज़्यादा लोगों के एग्रीकल्चर में लगे होने के बावजूद भी उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, तो इस वजह से। और सर, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी आ रहा है खेती पर, जिसकी वजह से लोग अन्य सर्विसेज में भी जाना प्रेफर करते हैं, किसी अन्य सेक्टर में जाना प्रेफर करते हैं। प्रोडक्टिविटी मसला है या प्रॉफिटेबिलिटी मसला है? सर, प्रोडक्टिविटी घटने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी एक हैम्पर होती है। अगर प्रोडक्टिविटी जब ज़्यादा होती है छोटे हेक्टेयर में, उत्पादकता बढ़ने पर जो है लाभ भी मिलता है उनको। जब उत्पादकता नहीं होने पर सर, और सर जो MSP आपको लगता है कि पृथ्वी पर खाद्यान्न की कमी है ही नहीं? जी सर। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर करेंगे क्या? सर, अभी वर्तमान में सर कुछ ही अगर खाद्यान्न की बात करें तो हमने उसमें वो प्राप्त किया है सर, सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त की है। जैसे कि सर, अभी दाल में या फिर अगर हम बात करें मोटे अनाजों में, तो उसमें अभी बहुत कमी है। और सर, मल न्यूट्रिशन की भी समस्या हो रही है, तो इस वजह से अंडर प्रोडक्शन के कारण है सर। अब न्यूट्रिशन सर, जैसे कि अगर हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो उसमें अंडर प्रोडक्शन भी हम काउंट कर सकते हैं, और दालों में भी ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं सर, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ठीक। एक चीज बताएं, सोशियोलॉजी का जो नॉलेज है, जी सर, उसको आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से यूटिलाइज करते हैं? सर, सोशियोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत सब्जेक्ट है, जिसमें राजनीति विज्ञान, आर्थिकी, भूगोल, इतिहास, सबका एक समायोजन करके उसमें किया जाता है। इस ज्ञान के साथ मैं जब एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँगा, तो उसके साथ ही सर जो विभिन्न विभाग होते हैं उनके साथ समन्वय की एक भावना, समन्वयकारी जो गुण होगा, उसके साथ इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बट थैंक यू सर। ओवरऑल यू आर गुड, अच्छा परफॉर्मेंस है, कॉन्फिडेंस है अच्छा। थैंक यू सर। और अनवांटेड आंसर नहीं देना, जो नहीं आता, अनलेस की यू आर श्योर, है ना, बीच में बोलकर रुकना नहीं। पहले सोच लेना, सोच लेना, बोलना है नहीं बोलना, आता है नहीं आता, है ना। ऐसा नहीं हो कि आधा बोल कर फिर हो गया कि सॉरी सर मुझे ध्यान में नहीं है। एक दूसरे बचने की जरूरत है थोड़ी, जी सर। है ना। और शुरुआत में वी वर बिट नर्वस, जो मैंने पूछा सोशियोलॉजी की विषय वस्तु क्या है, बाद में तो धीरे धीरे ठीक हो गया वो, है ना। जैसे अभी जो कहा था कि इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरपर्सनल रिलेशंस, ये शब्द अभी यूज किया जा सकता था कि प्रशासन में इंटरपर्सनल रिलेशंस, जी सर, इंटरपर्सनल रिलेशंस प्रशासन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना, कोऑर्डिनेशन के लिए। वैसे ओवरऑल ठीक है, नथिंग टू बी वरीड। कब है इंटरव्यू? 9 तारीख को सर। अब आपकी आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, और शायद ये आपको पता है, और इसके कारण जब आप एंट्री किए तो शायद आपके दिमाग में था कि फोड़ देना है, हाँ?
और इस माइंडसेट में आने के कारण थोड़ा जो शुरू का 2-3 मिनट था ना, जब सर सोशियोलॉजी डिसिप्लिन का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो यू अपियर टू बी लिटिल एरोगेंट। ठीक है, वो ऐसा लगा कि आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई बोल देना है। बाद में काफी इम्प्रूव्ड था और बाद में आप काफी ग्राउंडेड थे और काफी इम्प्रूव्ड था, तो थोड़ा उससे बचना है, उस ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। कॉन्सेप्ट्स जैसे सोशियोलॉजी से रिलेटेड ये था, तो आप शब्द पहले बोल गए और उसके बाद यू टाइड योरसेल्फ इन नॉट्स कि भाई जान भी रहे हैं तो अब बचें कैसे, गलत तो कुछ हमने बोल दिया, अनवांटेड, जैसा सर ने कहा कि अनवांटेड आर्टिकुलेशन से बचना है। तो अदरवाइज आई डोंट थिंक कि योर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी इज फ्लॉड, बट आपने कुछ बोल दिया था और उसमें वही एक अवरोध पैदा कर रहा था कि अब इसे कैसे ठीक करें। तो वो डैमेज होता है जब आप अनवांटेड कुछ बोल देते हैं, तो थोड़ा सा समझ कर बोल रहा है। और सोशियोलॉजी वाले प्रश्न पर आप और भी बहुत कुछ बोल सकते। दरखाइम आपने पढ़ा है, ठीक ठाक बोल रहे थे। रिलीजन के सेंस में आया दरखाइम का उल्लेख। आप जो उसकी बेसिक किताब है, सर ने सुसाइड के बारे में पूछा, आपने किताब का नाम नहीं लिया, ठीक है, सुसाइड ही किताब का नाम, हाँ ठीक है। या रिलीजन में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, जो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन ट्राइब्स के ऊपर काम पूरा वहीं से शुरू होता है कि जो ऑब्जेक्टिव तरीका है रिलीजन, रिलीजियोसिटी को पढ़ने का, ऑब्जेक्टिविटी को उसने डिफाइन किया, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी। तो उसके पहले सोशियोलॉजी के प्रोफेसर नहीं होते थे, तो एक डिसिप्लिन को बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। तो ये सारी बातें निश्चित रूप से आपने पढ़ी होगी। इंटरव्यू सबसे अच्छा समय होता है जब आप इन बातों को कहें, ठीक है, इससे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो आप जानते हैं ऑलरेडी उसको प्रदर्शित करना है और अनवांटेड अटरेंसेस से बचना है, अदरवाइज यू आर वेरी गुड। आप टाई का नॉट थोड़ा और आपको ये करना हो, हल्का सा और थोड़ा सा और ऊपर वो जाए। मैं कर अभी आती नहीं है मुझे टाई बांधना। नहीं ठीक है, उसको हल्का और ऊपर ले जाएगा। ये नीचे है। नहीं ये ऊपर कॉलर में, इसको क्लोज कॉलर बोलते हैं, इसीलिए ओपन कॉलर और क्लोज कॉलर में यही फर्क है। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं जी सर। तो जो नई न्याय संहिता आ रही है उसमें से जो इम्पोर्टेंट 10 पॉइंट्स अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ओके सर। क्लियरली वो इंटरनेट पर देख लेना, हाँ है ना, न्याय संहिता, न्यू क्रिमिनल लॉज की हाईलाइट बहुत, हाँ हाईलाइट देख लें आप, कुछ मतलब ये आपको जानना, यस ये आपको जानना चाहिए। धारा याद रखने की जरूरत नहीं है, किस धारा में कौन सी चीजें, हाँ वो याद नहीं है, जानना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्तर पर क्या क्या मेजर चेंजेस, पब्लिक सर्वेंट सिविल सर्वेंट में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, ठीक। बाकी ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट सर। और कुछ ऐसा मतलब चेहरे पे स्माइल वगैरह? नहीं वो सब ठीक है, बहुत अच्छा है, वो सब कुछ अच्छा है, हाँ। उसमें कुछ नहीं करना, एवरीथिंग इज फाइन। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ सर, इससे पहले फर्स्ट इंटरव्यू है तो इससे पहले नर्वसनेस ज्यादा थी और अब ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया। ये बैलेंस इसको प्रैक्टिस कर लें आप जो है ना, जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठें या फिर आईने के साथ करें, आपको समझ में आ जाएगा। ये सोच के बोलना है तुमको कि अगर मुझे आंसर आता है तभी मैं जवाब दूंगा। उसी ओवर कॉन्फिडेंस में होता है क्या कि आधा बोल गया, अब बीच में लगा कि गड़बड़ हो रहा है। तो सर भी जैसे मैंने इंटरपर्सनल वो वाली बात कही थी, तो वो वाला उसमें थोड़ा निगेटिव चला गया था। थोड़ा सोच के अगर बोलेंगे ना तो एरोगेंस अपने आप खत्म हो जाएगा, एटीट्यूड चला जाएगा, तो आप लॉजिकल थिंकिंग में आने से सब ठीक हो जाएगा। हम लोगों के क्वेश्चन से वरीड होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का क्वेश्चन कुछ और हो सकता है, वहां क्वेश्चन कुछ और हो सकता है ना। ये देखना है कि क्वेश्चन सुनने के बाद मैं आंसर दे सकता हूं या नहीं। अगर नहीं दे सकता, कहा जाएगा मुझे याद नहीं है सर। बीच में उलझना नहीं है। देखिए, आपका कंटेंट अच्छा है, यू आर वेल रेड, टेल दिस टू योरसेल्फ, यू आर गुड। उसके बाद फिर आपको ऑप्टिक्स की जरूरत नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट, आप सही में कॉन्फिडेंट है, आपकी आर्टिकुलेशन अच्छी है, नॉर्मल रहे, नॉर्मल डेवलपमेंट अच्छा है, तो आप गुड कैंडिडेट। आप सहज रहेंगे ना, तो आप कभी पहले ही कमिट नहीं करेंगे।
आप पहले फ्रंट फुट पर चले गए और बॉल आ गया बाउंसर। ये प्रॉब्लम ठीक है, ये समस्या हुई आपके साथ। सही बात। ठीक है, पहले कमिट नहीं करना है। आप अच्छे हैं, बाउंसर आ रहा है, थोड़ा बैकफुट पर आकर हुक भी मार सकते हैं। देख लें ना, सोच लें। ठीक है? अब ये सिंपल सवाल था कि बैडमिंटन साउथ ईस्ट एशिया, उसका जो है वो बताना चाहिए। आप स्पोर्ट्स खेलते हैं जब, सर कुछ पॉइंट तो बताना चाहिए ना। सर अब इसमें समस्या ये है कि कोई और हॉबी तो थी, मतलब है नहीं, कोई बट समस्या खेलने में देखिए, रुचि है, ऐसा है इस वजह से इसको इसीलिए बैडमिंटन लिख दिया। मेंशन करना पड़ेगा सर। कोई क्योंकि बात- अगर कोई बात तो नहीं, एक तो फिर वही कमिटमेंट आपने कमिट पहले कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, अब कर दिया तो थोड़ा पढ़ लो। आंसर गलत और सही नहीं होता है, आप लॉजिकल किस तरह से उसको पेश करते हैं वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है सर, चलो, ऑल द थैंक यू बेस्ट, सो मच सर, बढ़िया, बहुत अच्छा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।